जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मैच हुआ वो कई सारे मायनों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। कई लोग कह सकते हैं कि यार भारत बांग्लादेश के मैच में क्या ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐसे थे जो कि इंडिया के आने वाले फ्यूचर को लेकर टिक बॉक्स कर रहे थे। और उन्हीं में से एक था मयंक यादव। वही मयंक यादव जिसको कि हम लोगों ने आईपीएल में करीब 4 या 5 मैचेस के लिए खेलते हुए देखा था, जिसमें कि बंदे ने 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था और सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था अपनी स्पीड से। इंडिया का आने वाला सबसे तेज पेस बॉलर मयंक यादव को टैग दे दिया गया था। ऑब्वियस सी बात है, उसको लेकर पब्लिक के बीच में एक ऐसा इंटरेस्ट जाग गया था जिसको कि देखने के बाद में हर कोई ये चाह रहा था कि यार मयंक को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा देख सके हमको उतना ज़्यादा देखना है। बट वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके लिए लिखी होती है ज़रूरी नहीं कि आपको वैसी ही मिल जाए। तो बंदे का जो आईपीएल 2024 का सीज़न था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया एक साइड स्ट्रेन के कारण। कई लोगों ने वहां पर मयंक को ट्रोल भी किया कि यार बताओ जरा किस तरीके से तुम दुनिया के सबसे तेज बॉलर बन पाओगे अगर तुम 4 आईपीएल मैचेस को ही सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। ऑब्वियस सी बात है, जितने मुंह रहे उतनी बातें रही, लेकिन मयंक की जो एज है 21, उस एज के हिसाब से मयंक ने बहुत ज़्यादा मैं ये कहूँगा मैच्योरिटी दिखाई कि उसने अपने आसपास चल रही बातों की तरफ बिना ज़्यादा ध्यान दिए सिर्फ और सिर्फ अपने गेम के ऊपर फोकस किया और इस बात को समझा कि यार मुझको आखिर आगे कैसे बढ़ना है। अगर मैं बंदे की आईपीएल परफॉर्मेंस की बात करूं ना, तो सबसे पहली बात तो बंदे ने 150 किलोमीटर स्पीड जो थी वो तो छुई छुई। इसके अलावा उसने 7 विकेट भी लिए और कंसेक्यूटिव 2 मैचेस में उसने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता, जिसमें से एक पंजाब किंग्स के अगेंस्ट था और एक आरसीबी के अगेंस्ट था। इसके अलावा जो विकेट्स इसने लिए उन विकेट्स में कुछ अहम प्लेयर भी शामिल थे, जिनमें कि जॉनी बेरिस्टो, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन थे। और इन तीनों के आउट होने में सबसे खास बात यह थी कि तीनों के 3 प्लेयर पेस से बीट हुए थे। और इन 3 प्लेयर्स का मैं खास तौर पर नाम इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि ये जिन देशों से आते हैं उन देशों में अच्छे खासे स्पीड वाले बॉलर होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर मयंक यादव को जो एक पूरा माहौल मिला, जो एक कॉन्फिडेंस उसको अपनी एबिलिटी में आया, वो अनमैचेबल था। तो जाहिर सी बात है पिच पे बॉल टप्पा खाने के बाद जब एक्सेलरेट हुई और ये बैट्समैन जब सरप्राइज हुए तो पूरी दुनिया ने देखा कि भाई मयंक के पास में वो कैपेबिलिटी है कि ये बैट्समैन को अपनी मेरिट के ऊपर सरप्राइज कर सकता है और उनको मजबूर कर सकता है अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलने के लिए, जिससे कि वो इवेंचुअली अपना विकेट फेंक सकते हैं। अब ये सब बातें तो ऐसी थी जो कि मयंक के ऑरा को बिल्डअप करने के लिए काफ़ी थी और ये मयंक की बस शुरुआत भर थी। समझने वाली बात यह है कि कई सारे लोग उस समय पर इस बात को मान चुके थे कि आने वाले दिनों में हो ना हो लेकिन मयंक इंडिया के लिए जरूर खेलने वाला है, क्योंकि जिस तरह की शेयर पेस वो ऑफर कर रहा था अच्छे अच्छे बॉलर भी ऑफर नहीं कर पाते। एंड टॉप ऑफ द टेबल बात सबसे इंपॉर्टेंट ये थी कि बंदा जिस लाइन लेंथ के साथ में, कंट्रोल के साथ में बॉल फेंक रहा था वो सबसे इंपॉर्टेंट था। और बीसीसीआई भी किसी भी तरीके से ये नहीं चाहता था कि उनका जो ये एक लीथल एसेट उनको डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है वो उसको उमरान मलिक की तरह ही खपा दें। भाई उमरान मलिक को अगर सही समय पर सही मौका मिला होता तो शायद वो भी आज इंडिया के लिए बड़ा नाम बना चुका होता, लेकिन ना तो उमरान को उस तरीके से मेंटरशिप मिली और ना ही उमरान को उस तरीके से उतने ज़्यादा मौके मिले अपफ्रंटली कि वो अपने मेडल को प्रूव कर पाता। और यही नतीजा है कि आज हम लोग उमरान के नाम को ढूंढते रह जाते हैं पर किसी भी बड़े मौके पर आपको उमरान का नाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अब बीसीसीआई ने इस बात से सीख ले ली है कि वो मयंक यादव के साथ में वही गलती नहीं दोहराना चाहते जो कि उन्होंने उमरान के साथ करी। मयंक की वैसे अगर मैं बात करूं तो जो जर्नी रही है पूरी रिहैबिलिटेशन की, उसको भी बहुत अच्छे से वेल डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वीवीएस लक्ष्मण जो कि इसके वहाँ पे इस समय हेड हैं, उनकी देखरेख के अंडर में और साथ ही साथ जो बॉलिंग कोच है वहाँ पर इस समय ट्रॉय कूली, उन लोगों ने जिस तरीके से मयंक के ऊपर काम किया उनका प्राइम फोकस ये था कि मयंक को सबसे पहले तो वाइट बॉल रेडी किया जाए। T20 को फोकस में रखकर उन्होंने मयंक को तैयार करना शुरू किया। रेड बॉल अभी उनके लिए एक दूर का गेम है क्योंकि मयंक जिस तरह की इंटेंसिटी के साथ आता है उसको रेड बॉल के लिए प्रिपेयर होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, प्लस थोड़ी सी नरिशिंग भी लगेगी। तो वीवीएस लक्ष्मण और ट्रॉय ने इस बात को समझा कि नहीं यार हम लोगों को अभी इसको व्हाइट बॉल रेडी करना है, बाकी रेड बॉल के लिए हम लोग बाद में समझेंगे। एक बार मयंक को जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी से फिटनेस का सर्टिफिकेट मिल गया, अजीत आगरकर को बता दिया गया कि भैया बंदा फिट है, अजीत आगरकर ने भी बिल्कुल देर नहीं करी कि यार नहीं इस बॉलर को अब सबसे पहले टीम में हमको इंक्लूड करना है। और इसके भी ऊपर सबसे बड़ी हेल्प ये हुई कि जो इंडिया कानपुर में बांग्लादेश के खिलाफ अपना सेकंड टेस्ट मैच खेल रहा था ना, उस समय पर मयंक यादव कानपुर में ही मौजूद था टीम के साथ में। वहां पर गौतम गंभीर, मॉर्ने मॉर्कल, ये दोनों उसको देख रहे थे कि मयंक के पास ऑफर करने के लिए क्या है।
और उसी समय पर वो डिसाइड कर चुके थे कि आने वाले टी20 इंटरनेशनल में जो कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले हैं, उसमें मयंक को श्योर शॉट तरीके से हमें डेब्यू कराना है, जिससे कि हम ये समझ सकें कि भाई ये बंदा आखिर हमारे लिए लेकर के आया है। आप इस बात को समझिए कि जिस तरीके से मयंक ने इंडिया को एक पेस बॉलिंग का तोहफा दिया है ना, वो ऐसा है जिसको कि आपको सहेज के रखना पड़ेगा। इसीलिए टी20 इंटरनेशनल शुरुआत हुई। मयंक के खिलाफ बातें बहुत सारी हुई, लेकिन जो मयंक का ऑरा है, जो उसकी बॉलिंग की हाइप है, और देखो इंडिया में या दुनिया की भी बात कर लें, पेस बॉलिंग के लिए ना एक अजीब सा मैग्नेट होता है। आप देखिए, आप चाहे ब्रेटली की बात कर लें, आप शॉन टेट की बात कर लें, आप शोएब अख्तर की बात कर लें, आप किसी भी गेंदबाज की बात कर लें, जब भी वो बॉल तेज फेंकता है उसकी उसकी तरफ ना आंखें मुड़ जाती हैं कि यार ये क्या कर रहा है। आप मुनाफ पटेल की बात कर लो, आप उमरान मलिक की बात कर लो, आप वरुण आरोन की बात कर लो, जैसे भी किसी ने तेज बॉल फेंकी है सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ी हैं। बस बात ये रहती है कि उसके बाद अगर कोई बॉलर उसको सस्टेन कर पाता है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, और वही अधिकतर केसेस में हो नहीं पाता। मयंक ने कल कैसे परफॉर्म किया है बांग्लादेश के खिलाफ, अब जरा उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मयंक की जो फास्टेस्ट डिलीवरी थी कल के मैच में, वो गई 149.9 किलोमीटर पर आवर। पहला ओवर बंदे को डालने के लिए मिला 5वां, मतलब पावर प्ले के अंदर, और यकीन मानिए अजीत आगरकर, अर्शदीप सिंह, इन सब के बाद में अपने पहले ही मैच में मिडिन ओवर डालने वाला मयंक पहला बंदा बन चुका है। तौहीद हृदय उसके अगेंस्ट खेल रहा था। इस ओवर में जो पहली बॉल उसने डाली थी वो करीब 142 थी, और उसके बाद वाली बॉल ही उसने 146 पे क्लिक करा दी। तो ऑब्वियसली बात है, बैट्समैन शेयर शॉक में था कि यार ये बॉलर कुछ कर सकता है। इसके बाद मयंक ने एक और ओवर डाला, पहला ओवर मेडिन था, एक और ओवर डाला। उस ओवर में ना सिर्फ उसने 3 रन दिए बल्कि उसने एक विकेट भी निकाल लिया। अब देखो, पहला स्पेल जो था बंदे का गया 4 ओवर 1 मिडिन 3 रन और 1 विकेट का, 2 ओवर डाले थे। अब जब दूसरे ओवर की बारी आई तो देखो क्या होता है, टी20 में रन पड़ने ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है, कई बड़े से बड़े बॉलरों को भी रन पड़ जाते हैं। जब तीसरा ओवर जब मयंक करने के लिए आया, उस ओवर में मयंक को करीब 15 रन पड़े। लेकिन सबसे मजेदार ओवर था 19th ओवर, जिस ओवर में मयंक ने अपने वेरिएशंस का पूरा खेल दिखाया, बताया कि आखिर क्यों उसको एक कंप्लीट बॉलर हम लोग मान सकते हैं आने वाले समय का। क्योंकि ना सिर्फ वहां पर उसने शेयर पेस दिखाई, बल्कि उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसने वहां पर स्लोअर डिलीवरीज भी डाली। जहां वो एक तरफ 149 की स्पीड से बॉल डाल रहा था, तो दूसरी तरफ वो 107 की स्पीड से भी स्लोअर डिलीवरी फेंक रहा था। और यही कारण रहा कि उसके 19th ओवर में ज्यादा रन आ नहीं पाए, मियर कुछ 3 या 4 रन ही आए थे उसके आखिरी ओवर में भी। तो ऐसे में उसने अपने लिए एक स्टेज सेट कर दिया है कि यार आने वाले दिनों में भाई मैं तो छाने वाला हूं। सूर्य कुमार यादव ने उसको एक्स फैक्टर ऐसे ही नहीं बोला है, और जाहिर सी बात है जिस जमाने में इस समय हम खड़े हैं, इस तरह के पेस बॉलर अगर इंडिया में जनरेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बीसीसीआई जिस तरीके से ग्रूमिंग का काम कर रहा है थ्रू आउट द कंट्री हमारे पेस बॉलर्स को, उसी का नतीजा है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।